तो कल के क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखना सीखे थे। आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो देखो दो समीकरण हम लिख करके रखे हैं यहाँ पर। देखो एक जिंक प्लस H2SO4 और ये अभिक्रिया करके क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट और प्लस H2। अब देखो ये संतुलित है या नहीं है, एक बार चेक करो इसे। तो देखो जिंक एक है इधर अभिकारक के साइड, जिंक देखो उत्पाद के साइड एक है, मतलब इधर भी एक है और उधर भी एक है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन 2 है अभिकारक के तरफ और हाइड्रोजन 2 है उत्पाद के तरफ। उसके बाद देखो सल्फर, सल्फर अभिकारक के तरफ एक है और उत्पाद के तरफ भी एक है। देखो ऑक्सीजन 4 है अभिकारक के तरफ और ऑक्सीजन 4 है उत्पाद के तरफ। तो ये तो बैलेंस ही है, पहले से बैलेंस है। तो बैलेंस है तो इसको हम लोग बैलेंस क्या करेंगे। अब देखो नीचे वाला देखो, देखो अभिकारक के तरफ आयरन 1 है और उत्पाद के तरफ आयरन 3 है। उसके बाद देखो इधर अभिकारक के तरफ हाइड्रोजन 2 है और उत्पाद के तरफ हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4 है। इसका मतलब बैलेंस नहीं है, गड़बड़ है, एटम गड़बड़ है। तब इसको हम लोग करेंगे क्या, बैलेंस करेंगे। अब देखो बैलेंस करने का देखो बच्चा लोग अकबका जाता है कि कैसे गुना करेंगे। देखो यहाँ पे बता रहे, जैसे देखो कहने का मतलब कि जैसे H2O है, H2O है, H2O है, तो इसका मतलब अगर 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 हम यहाँ पर 2 लिख रहे हैं ना, तो E और E दोनों गुना होगा, है ना। तो गुना होकर के देखो कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, अब कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन के आगे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन अब कितना है, ऑक्सीजन अब 2 है। तो देखो बैलेंस कैसे करते हैं ना, एनसीईआरटी में कुछ लाइन लिखा हुआ है, उसको भी हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी में ये बताता है कि ना पहले इसका बॉक्स बना लो, इसका बॉक्स बना लो, बॉक्स बना लो, क्या करो, बॉक्स बना लो। और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, बॉक्स के बाहर करना है। जैसे देख इधर देखो, देखो यहाँ पे कितना है, 3 आयरन है ना, यहाँ पर 3 आयरन है, तो क्या करेगा तुम, क्या यहाँ पर 3 कर देगा, नहीं यहाँ पर 3 नहीं कर सकता, यहाँ पर 3 नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इधर 4 है, तो कैसे कर देगा, एजा 4 लिख देगा, रे एजा 4 लिख देगा, नहीं नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर 4 करेगा। तो देखो जब भी हम लोग बैलेंस करते हैं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते। जब भी लिखना रहेगा तो सामने लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे ना, एकदम फ्रंट में लिखेंगे, फ्रंट में। दूसरा बात क्या याद रखना है कि सबसे पहले बैलेंस उसको करना है जिसका संख्या ज्यादा है। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखो ऑक्सीजन देखो इधर 4 है, ऑक्सीजन देखो इधर 1 है, देखो आयरन यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, देखो हाइड्रोजन इधर 2 है, तो आयरन देखो 3 है, तो संख्या में ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले उसी को बैलेंस करेंगे, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पर देखो इधर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो इसको भी 4 ऑक्सीजन बनाओ। कैसे बनाएगा, तो 4 यहाँ पर लिख दो, देखो यहाँ पर 4 लिख दो। अब देखो ऑक्सीजन के आगे 4 लिखा हुआ है, तो इधर ऑक्सीजन ऑटोमेटिक हो गया 4, अब इधर भी 4। अब देखो ऑक्सीजन को छोड़ दो, अब आयरन पे आओ, आयरन, आयरन देखो इधर कितना है, 3 है। अच्छा कई बच्चे ये पूछते हैं कि ऑक्सीजन का संख्या ज्यादा था तो पहले उसको हम लोग बैलेंस कर दिए, तो अब किसको करें, अब आयरन का ज्यादा है कि हाइड्रोजन का ज्यादा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आयरन को करना चाहो तो आयरन को कर लो, हाइड्रोजन को करना चाहो तो हाइड्रोजन को कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फर्स्ट में ध्यान रखना है कि पहले उसको बैलेंस करना है जिसका संख्या ज्यादा हो। तो देखो ऑक्सीजन को देखो संख्या ज्यादा था, इसको देखो बैलेंस कर दिए। उसके बाद देखो आयरन 3 है, इधर आयरन 1 ही है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 3 आयरन बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखो तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे, देखो ऐसे ऐसे गिनना है एकदम, देखो यहाँ पे देखो 2 चौके 8, ये 8 हाइड्रोजन हो गया। देखो 2 चौके 8, ये गुना होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक ना, ये मल्टीप्लाई होता है। तो देखो 2 चौके 8, इधर 8 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, तब हो जाएगा 4 दूनी 8। अब हो गया बैलेंस ये वाला अभिक्रिया। देखो यहाँ पर 3 आयरन, 3 आयरन, लेफ्ट साइड भी 3 आयरन, राइट साइड भी 3 आयरन। देखो 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन। उसके बाद देखो ऑक्सीजन 4, देखो ऑक्सीजन 4, समीकरण हो गया बैलेंस।
तो तुम है ना इतना थोड़ा बात ध्यान रख लेगा कि हमको जब भी बैलेंस करना, कुछ भी अगर लिखा लिखी करे ना तो सामने लिखो, अंदर घुस के लिखेगा गलत कर देगा, ठीक है। नियम नहीं है वैसे घुसने का, घुस नहीं सकता है तुम अंदर, ठीक है। सामने फ्रंट में देना होगा संख्या, ठीक है। उसके बाद देखो 3 आयरन 8 हाइड्रोजन, उसके बाद देखो 4 ऑक्सीजन देखो हो गया बैलेंस, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रख करके हम लोग बैलेंस करते हैं। उसके बाद आओ भौतिक अवस्थाओं के संकेत। तो देखो भौतिक अवस्था मतलब क्या कि कोई भी पदार्थ सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में, कि द्रव अवस्था में, कि गैस अवस्था में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भौतिक अवस्था मतलब स्टेट, मैटर का स्टेट, पदार्थ का अवस्था। पदार्थ का अवस्था हम लोग 3 जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर पदार्थ है ना सॉलिड है, सॉलिड है, तो उस पदार्थ के बगल में ना संकेत दिया जाता है, और उसका संकेत पर, उसका संकेत बगल में लिखा जाता है क्या, एल लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई सॉल्यूशन है, ठीक ना, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है तो उसको AQ से दिखाया जाता है, और अगर गैस है तो उसको G से दिखाया जाता है। और इसको हम है ना एक रिएक्शन में लिख करके दिखाते हैं, जैसे ये वाला रिएक्शन ले लो, ठीक है। ये वाला रिएक्शन लो, ये वाला रिएक्शन देखो क्या है, आयरन है प्लस है H2O प्लस Fe3O4 है, और प्लस क्या है H2 है। अब बताओ देखो आयरन लो ठोस है भैया, अरे यार ठोस है ना, तो ठोस है तो यस। देखो पानी द्रव है तो कैसे लिख देगा, एक ही लिख देगा, द्रव है तो एल ना लिखेगा, तो एल लिखो, एजा एल लिखो, ठीक है। उसके बाद देखो तो ये देखो आयरन का ऑक्साइड है, ठीक ना, आयरन का ऑक्साइड, जंग का बात कर रहे, ये भी ठोस है, तो इसके बगल में ठोस है तो भौतिक संकेत दो, एस लिखो। अब देखो गैस है, गैस के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, जी लिखते हैं, तो जी लिखो, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद देखो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, ठीक है। यहाँ से थोड़ा समझना, डायरेक्ट आंसर ऑब्जेक्टिव में 10वीं क्लास के अंदर पूछ लिया जाता है। तो देखो पहला प्रकार का जो अभिक्रिया है वो रासायनिक संयोजन अभिक्रिया है। क्या है संयोजन अभिक्रिया, अभी बता रहे हैं। देखो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे, तब उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। वापस रिपीट कर रहे हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करे तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल भी ढेर सारा आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखो। तो जैसे संयोजन अभिक्रिया है, जैसे देखो यहाँ पर है ना संयोजन अभिक्रिया, मेरे पास देखो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन किया H2O से रिएक्शन किया और बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो तो क्या बोले थे, बोले 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करे, तो एक के उत्पाद का निर्माण करेगा, 2 गो नहीं करेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करेगा। तो देखो एक सिंगल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि H2 हो गया प्लस O2 हो गया, ये बना रहा है क्या, H2O बना रहा है। देखो तो 2 अभिकारक है, 2 अभिकारक मिल करके देखो तो एक सिंगल उत्पाद का निर्माण किया, संयोजन अभिक्रिया। और देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन है ना, मतलब कार्बन का दहन कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। देखो तो 2 अभिकारक मिला, एक सिंगल उत्पाद का निर्माण किया, तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। आप याद रखने के लिए यार एक उदाहरण रख लेना याद, और अगर और ज्यादा उदाहरण लिखना है तो वीडियो पॉज करके ना 2-3 एग्जांपल लिख सकते हैं, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो संयोजन अभिक्रिया में भी ना 2 कैटेगरी आता है, ठीक है। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो अभी बता रहे हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड और ये है वाटर, ठीक ना, ये है चूना, ये है पानी, ठीक है। दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बन जाता है और साथ में ऊर्जा भी मिलता है। जैसे देखो तुमको बता रहे हैं ना, देखो चूना ले लो है ना, उसको पानी में डालो तो देखो खदकने लगता है, ठीक है। तो वहां पर हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया, और अभिक्रिया होने के बाद ना ऊष्मा मिल रहा है, वहां पे ऊष्मा मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह का अगर अभिक्रिया है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो
अभिक्रिया देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनाया सही, और साथ में क्या दिया, ऊर्जा दिया, है ना। तो ऊर्जा दिया, इस वजह से हुआ ये उष्मा छेपी, ठीक है। अब आ जाओ उष्मा शोषी में, है ना, उष्मा शोषी में। तो वैसा अभिक्रिया ना, वैसा अभिक्रिया जिसको होने के लिए उष्मा देना पड़ता है बाहर से ना, उष्मा बाहर से देना पड़ता है। तो जब हम बाहर से देते हैं तब जाकर के रिएक्शन होता है, उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी। शोषण कर रहा है, उष्मा का शोषण कर रहा है, पहले शोषण किया उष्मा का, तब जाकर के रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को, अभिक्रिया को हम लोग उष्मा छेपी अभिक्रिया कह रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, है ना, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है जैसे AgCl है, ठीक ना, AgCl, है ना, सिल्वर क्लोराइड। जब इसको, है ना, सूरज का प्रकाश मिलता है, इसको जब सूरज का प्रकाश मिलता है ना, ऊर्जा मिलता है ना, तब जा करके, है ना, तब जा करके बेचारा, है ना, टूट जाता है ना, टूट जाता है। Ag में टूटता है और साथ में Cl2 में टूटता है। बैलेंस करना है, करो, यहाँ पर 2 दे दो और यहाँ पर भी दे दो, ठीक है। तो देखो ये वाला रिएक्शन देखो, AgCl था, जब इसको प्रकाश मिला, ऊर्जा मिला, तब जा करके टूटा इसमें, है ना, तब जा करके रिएक्शन हुआ। तो इस रिएक्शन को होने के लिए ऊर्जा देना पड़ रहा है, ठीक है, तब जा करके ये रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, है ना, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया आता है। वियोजन अभिक्रिया, है ना। अच्छा, कुछ पॉइंट्स देख लो जो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे देखो इसका एग्जांपल बोल देगा तुमसे, है ना, कि भोजन का पाचन, है ना, किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखो भोजन के पाचन, है ना, भोजन का पाचन देखो उष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे देखो तुम सबको पता है, तुम लोग को, ठीक ना, हम लोग को जीवित रहने के लिए, है ना, ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा हम लोग को आता है भोजन से। जो भोजन हम लोग करते हैं उसका होता है डाइजेशन, वो फाइनली ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज से जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और वहां जाकर के हम लोग को मिलता है ऊर्जा। तो जो डाइजेशन है ना, पाचन, भोजन का पाचन, वो एक उष्मा छेपी अभिक्रिया है। उसके बाद देखो शाक सब्जियों का विघटित होना। तो जब शाक सब्जी सड़ता है, गलता है, तो उससे भी एनर्जी मिलता है, ठीक ना, निकलता है अभिक्रिया के दौरान, तो वो भी है उष्मा छेपी अभिक्रिया। उसके बाद प्राकृतिक गैस का दहन, है ना, जैसे मीथेन हो गया। मीथेन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर दहन करेंगे, जलाएंगे, अरे यार तो ऊर्जा नहीं मिलेगा क्या, पागल है, अरे ऊर्जा मिलेगा, कोई चीज को जलाएं तो ऊर्जा नहीं मिलेगा क्या। तो दहन हमेशा होता है उष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ से एग्जाम्पल क्लियर है। आ गया वियोजन अभिक्रिया ना, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के उल्टा, है ना, उल्टा माना जाता है, ठीक ना। देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या था, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहा था। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पर एकल अभिकारक रहेगा और मल्टीपल उत्पाद रहेगा। मतलब अभिकारक एक रहेगा और उत्पाद 2 या फिर उससे अधिक बनेगा, ठीक ना। तो जैसे देखो इसमें बोलते हैं कि एकल अभिकारक टूटकर, है ना, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, और इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, देखो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हीट करते हैं ना, हीट, गरम करते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो बेचारा टूटता है ना, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ठीक। तो जब बर्दाश्त नहीं कर पाता तो ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड, और किसमें टूटता है, कार्बन ऑक्साइड में। देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड में, देखो तो कैल्शियम कार्बोनेट देखो एक सिंगल अभिकारक है, एकल अभिकारक है, और जब इसको हीट कर रहे तो देखो 2 उत्पाद में टूट गया, ठीक है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद आ जाओ विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया में क्या बोलते हैं कि एक तत्व, है ना, दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। कैसे, समझो, यहाँ पर फिर से बोल रहे हैं, समझो। एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक ना। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे देखो आयरन है और प्लस ले रहे हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये दोनों को, है ना, रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब ये दोनों रिएक्शन करता है ना,
तो बना देता है आयरन सल्फेट बना देता है और प्लस कॉपर। ठीक है, देखो यहाँ पे हुआ कुछ, देखो तो इस यौगिक में, देखो इस यौगिक में था कॉपर, देखो इस यौगिक में था कॉपर और ये तत्व आया इसके यौगिक में, इस यौगिक में जो कॉपर था उसको विस्थापित कर दिया और खुद उसका जगह ले लिया। विस्थापित करना मतलब हटा देना यार, ठीक है। तो देखो इस यौगिक में था कॉपर, ये आयरन तत्व आया, इस यौगिक में जो कॉपर था उसको विस्थापित कर दिया, देखो अलग कर दिया, हटा दिया और खुद उसका जगह ले लिया। ठीक है, तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और इधर आया द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक ना, इसमें ना बोलते हैं कि अगर अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है ना, तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। रुको रुको, तगड़ा टाइप से समझाते हैं यहाँ पर। देखो आयन का आदान प्रदान, आयन समझ में आता है? आयन मतलब यार धन आयन, ऋण आयन, केटायन, एनायन। ठीक ना, धन आयन पे ना, धन आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऋण आयन पे निगेटिव चार्ज होता है। इसको पूरे बोलना चाहे दोनों को एक साथ तो आयन बोलना पड़ेगा, अलग से बोलेंगे तो धन आयन और ऋण आयन। ठीक है, चलो अब यहाँ पे समझो, देखो आयनों के बीच आदान प्रदान कैसे होता है। अब देखो तो यहाँ पर देखो तो ये हो गया क्या, Na प्लस, मतलब ये टूटेगा, इसका आयन का बात कर रहे हैं तो ये Na प्लस हो गया और ये क्या हो गया SO4 2 माइनस होगा, 2 माइनस होगा, 2 माइनस होगा। देखो एक सोडियम पर एक प्लस आता है तो दो सोडियम पर 2 प्लस आएगा, सिंगल का लिख रहे हैं। ठीक ना, इसको तोड़ो, देखो इसको तोड़ो, देखो Ba प्लस होगा और ये Cl माइनस होगा। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, देखो आयन का आदान प्रदान हो रहा है। देखो कैसे आयन का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, देखो तो देखो यहाँ पर BaSO4 बन रहा है तो देखो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव देखो एक दूसरे के साथ जाएगा। मतलब देखो ये इसका आयन इसके आयन के साथ और इसका आयन इसके आयन के साथ देखो आदान प्रदान हो रहा है, इंटरमिक्स कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह का रिएक्शन हुआ तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये थर्ड वीडियो था और कल लेकर के आएंगे जो फाइनल वीडियो होगा इस चैप्टर का, और वहां पर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। थैंक यू।